सांची बेटा, और कितना वक्त लगाओगी? 1 घंटे में तुम्हें क्या कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई? आप तो जानती हो ना कि मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती। मेरी सारी वार्डरोब फैशनेबल डिजाइनर ड्रेस से भरी है, तो ऐसे कैसे मैं कुछ भी ले लूं? आपकी शॉप पर क्या कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है? एक ड्रेस है बट थोड़ी एक्सपेंसिव है। पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ड्रेस दिखाइए। अब स्टाफ एक बहुत सुंदर और महंगी ड्रेस लेकर आते हैं, जिसे देख सांची को वो ड्रेस पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वाओ, आई लव इट। इसे पैक कर दीजिए। कितनी पेमेंट हुई इसकी? 42,000 ओनली। 42,000 इस ड्रेस के? सांची बेटा, आखिरकार क्या पसंद आया तुम्हें इस ड्रेस में? अरे आधा मीटर कपड़ा भी नहीं है इसमें। मैं लूंगी तो यही ड्रेस लूंगी। सांची अपने पिता की क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देती है और ड्रेस लेकर जैसे ही सांची दुकान से बाहर आती है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बूढ़ी औरत को देने के लिए मनोरमा जैसे ही अपने पर्स से पैसे निकालने लगती है। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत तो हैं? कमा नहीं सकती क्या? आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। ऊपर से इसके पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है, और जरा इसके कपड़े तो देखो। सांची, तमीज में रहकर बात करो। अंदर तुमने इतनी महंगी ड्रेस ली, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, और यहाँ आप किसी जरूरतमंद को 4 पैसे देने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये गरीब सिर्फ दिखावा करते हैं, क्या इस बुढ़िया के बच्चे नहीं होंगे? आप अपने पैसे अपने पास ही रखो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जल्द ही तुम्हारा घमंड टूटेगा। तुमने मुझ बुढ़िया की गरीबी कपड़ों का मजाक उड़ाया है ना, एक दिन लोग तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। इतना कहकर वो औरत चली जाती है। सांची को उस औरत की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर आने के बाद बैठकर, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। आज तुम्हारी बदतमीजी की वजह से उस औरत ने तुम्हें बददुआ दी है। ये बददुआ कुछ नहीं होती है, सब बकवास है। सांची अपने कमरे में चली जाती है और अपनी महंगी ड्रेस को ट्राई करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में बैठी इस अमीरी ने हमारी बेटी को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है, हमेशा लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाती। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन लोग इसका मजाक उड़ाएं। सांची के घमंडी बर्ताव को लेकर उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन, वो तुम लोकल कपड़े पहनती हो, तुम्हारे कपड़े कितने अजीब लग रहे हैं। मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह मेरे कपड़ों में हजारों लाखों रुपए खर्च कर सके। और क्या बुराई है इन कपड़ों में? बुराई ये है कि ये मेरे कपड़ों की तरह लग्जरी नहीं है, और ना ही इनका कोई स्टाइल है। अगर मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो अपने कपड़े पहनने का स्टाइल तुम्हें बदलना होगा। तुम जैसी घमंडी लड़की के साथ दोस्ती रखने के लिए मैं अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई नहीं उड़ाऊंगी। नैना के वहां से जाते ही कॉलेज में रंजीत और आशा नाम के 2 भाई बहन आते हैं, जिन्होंने बिल्कुल सांची जैसे ही फैशनेबल कपड़े पहने होते हैं। आशा ने जहां स्टाइलिश टॉप और बैगी जीन्स पहनी थी, तो वहीं रंजीत ने कोरियन स्टाइल शर्ट पैंट पहना था, जिसे देख काजल, देख सांची, उन दोनों ने भी बिल्कुल तेरी तरह फैशनेबल कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन ये दोनों हैं कौन? अरे ये दोनों भाई बहन हैं। पूरे कॉलेज में तेरे और इनके कपड़े सबसे ज्यादा फैशनेबल होते हैं। मुझे तो लगता है कि तेरी तरह ही ये लोग भी किसी अमीर परिवार से आते हैं। आशा रंजीत के फैशनेबल कपड़े सांची को भी अच्छे लगते हैं, तो वहीं रंजीत दिखने में भी काफी हैंडसम होता है, जिससे सांची उससे काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। और कुछ दिन बाद, हाय रंजीत, कैसे हो? ये कॉरिडोर नहीं, लाइब्रेरी है। थोड़ा धीरे बोलो, कुछ काम था क्या तुम्हें? जब देखो पढ़ाई करते रहते हो, कभी हमारे साथ आकर भी बैठो। चलो आज मैं तुम्हें अपने दोस्त में भी रंजीत से बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रंजीत कॉलेज गार्डन में बैठकर पढ़ रहा होता है कि तभी सांची आती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। अरे बाबा, तुम्हें किडनैप करके नहीं ले जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, हमें बहुत अच्छी जगह जा रही हैं। सांची रंजीत को एक बहुत बड़े मेले में लेकर जाती है और नाना करके भी रंजीत सांची के साथ काफी एंजॉय करता है। ढेर सारी खाने पीने की चीजें खाकर दोनों काफी झूले झूलते हैं। तो मिस्टर रंजीत, कैसा रात? पढ़ाई से हटकर भी थोड़ी बहुत मजे करने चाहिए। वैसे कह तो सही रही हो। तो फ्रेंड्स, अब तो हम दोनों दोस्ती कर सकते हैं ना? रंजीत को भी शांति की कंपनी काफी ज्यादा पसंद आती है।
और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोस्ती से जल्द ही वो दोनों प्यार के रिश्ते में भी बंध जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सांची का घमंडी बर्ताव अभी तक नहीं बदलता है। छोटी मालकिन, मैंने जानबूझकर आपके कपड़ों पर जूस नहीं गिराया। बस अब बहुत हुआ। अब तक तो तुम बाहर वालों के साथ बदतमीजी करती थी, लेकिन अब तुम घर वालों से बदतमीजी करने लगी हो। पता है कितने सालों से रामू काका हमारे साथ है। माफी मांगो इनसे। तो अब नौकर आप लोगों के अपने हो गए और बेटी पर आई। अगर ये घर में रहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। छोटी मालकिन, सही कहा आपने। हम मेरी यहाँ काम करने की कोई औकात नहीं है। आप लोगों ने इतने सालों से मुझे इतना प्यार सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रामू काका चले जाते हैं। बताने वाला है, कहीं ये तो नहीं कि ये मुझसे शादी नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जो कुछ कहना है बाद में कह देना। वो क्या है ना, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। सांची रंजीत की बात सुने बगैर ही घर आ जाती है और अपने माँ बाप को बैठाकर रंजीत के बारे में बता देती है। पढ़ाई में तो कभी अच्छी नहीं रही और बिहेवियर में तो पूछो ही मत। और अब तू शादी करना चाहती है, वो भी अपनी मर्जी के लड़के से। मुझे तो लगता है वो लड़का भी बिल्कुल तेरे जैसा ही होगा। आपको मुझे ताने देना है तो दे दीजिए, लेकिन मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रंजीत से। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियां लड़के को देखने नहीं जाती, इसलिए लड़के और उसके घर बार को हम देखेंगे। और एक बात याद रखना, शादी के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम हमें ब्लेम नहीं करोगी। सांची से रंजीत के घर का एड्रेस लेकर मनोरमा रंजीत के परिवार से मिलने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो दोनों घर आकर बैठते हैं तो माँ पापा, आप आ गए। कैसा लगा आपको रंजीत? आई एम श्योर वो आपको जरूर पसंद आया होगा, और आएगा भी क्यों नहीं, आपकी बेटी की जो पसंद है। हाँ हाँ बेटा, लड़का तो बहुत अच्छा है। हम तो खामखा तुझ पर गुस्सा कर रहे थे। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। सांची काफी खुश होती है और जल्दी से कमरे में जाकर रंजीत को कॉल करती है। रंजीत, आई एम सो हैप्पी, फाइनली हमारा रिश्ता हो गया। हाँ, मैं भी खुश हूँ सांची, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सब अच्छे से बता दिया ना? हाँ हाँ, सब अच्छे से बता दिया। आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। मुझे तो अभी से ही टेंशन शुरू हो गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। समय गुजरता है और धूमधाम से सांची और रंजीत की शादी होती है। और अब मायके की गाड़ी में सांची ससुराल आती है। सांची जैसे ही गाड़ी से उतरती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये किसका घर है? अरे सांची, तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। शादी के बाद लड़की कहाँ आती है, अपने ससुराल ही ना। बहू, तुम्हारा ससुराल में स्वागत है। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? ये छोटा सा घर आप लोगों का कैसे हो सकता है? आप लोग तो इतने अमीर हैं, तभी तो इतने फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। अरे भाभी, लगता है भैया ने आपको बताया नहीं, माँ और पापा दर्जी है और बड़ी भाभी की कतर मार्केट में थोड़ी जान पहचान है, तो इसीलिए वो वहाँ से थोड़े सस्ते दामों में कपड़े ले आती हैं और माँ पापा कपड़े सिल देते, दोनों दर्जी जो है। इसका मतलब मेरी शादी गरीब घर में हुई है? ये नहीं हो सकता। सांची जल्दी से अपने माँ बाप को कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी तो एक अमीर घर में हुई थी ना। अरे आप लोग तो खुद रिश्ता लेकर गए थे। बेटा, तुमने हमसे लड़के का पूछा था, घर का नहीं। लड़का अच्छा लगा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आ रही हूँ वहाँ। याद हो तो हमने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि अगर शादी के बाद कोई दिक्कत हुई तो हमसे मत कहना। अब हमें परेशान मत करो। इतना कहकर मनोरमा कॉल कट कर देती है। दरअसल जिस दिन मनोरमा और रणधीर सांची का रिश्ता लेकर रंजीत के घर गए थे। आप लोग कौन हैं? हम सांची के माँ बाप हैं। अरे आप लोग, नमस्ते। मुझे नहीं पता था कि सांची आपको इतनी जल्दी बता देगी। उसने तो मेरी बात पूरी भी नहीं सुनी। रंजीत सांची के माता पिता को बिठाता है। रंजीत का परिवार गरीब था। घर चलाने के लिए रंजीत का भाई मजदूरी करता है, तो वहीं उसके माता पिता दर्जी का काम करते हैं। और तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है, लेकिन मैं सांची को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। उसने तो मेरी बात नहीं सुनी। आप लोगों से सब सच बता दीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, हम उसे सब बता देंगे। मनोरमा रणधीर जानते थे कि रंजीत गरीब है। इस बात का पता सांची को लग गया, तो वो कभी शादी के लिए नहीं मानेगी।
तो वहीं साक्षी को अब सुधारने के लिए उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था और अब सारी सच्चाई सामने आ जाने पर रंजीत, तुम तो मुझे सब बता सकते थे ना, क्योंकि पुल बांधने शुरू कर दिए। मैं तो उसकी बात कर रही थी, मुझे क्या पता मेरे मुंह पर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। सांची के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो न चाहते हुए भी अपने गरीब ससुराल के अंदर आ जाती है और ऐसे ही अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। लक्ष्मी बहन, तुमने जो मेरी पोती के लिए फ्रॉक बनाई थी ना, उसे पहनकर तो वो बहुत खुश हुई। अब तो मेरी नवासी भी ऐसी ही फ्रॉक मांग रही। कपड़ा लेकर आई हूँ, बिल्कुल वैसी ही फ्रॉक बना देना। वैसा ही क्यों, मेरे दिमाग में 1-2 डिजाइन और है, मैं उन्हें बनाती हूँ। लक्ष्मी और राजेश की अच्छी सिलाई के चलते आसपास के काफी सारे लोग उनके पास ही कपड़े सिलवाने के लिए आते थे। आज भी जब लक्ष्मी राजेश कपड़े सिलवाने के लिए आते थे, आज भी जब लक्ष्मी राजेश कपड़े सिल रहे होते हैं तो इन्हीं तरह के फैशनेबल कपड़े बनाकर ये अमीर लोगों को फंसाते हैं। पता नहीं इतनी समझदार होकर भी मैं कैसे इनके जाल में फंस गई। लक्ष्मी, ये तुम्हारी बहू क्या कह रही है? अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे इन सबकी असलियत आएगी आपके सामने। इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सांची, ये क्या तमीज है माँ जी पिताजी से बात करने की? ये तुम्हारे सास ससुर हैं, कोई घर के नौकर नौकरानी नहीं। अच्छा, इतना बुरा लग रहा है तो खुद क्यों नहीं माफी मांग लेती? तुम सब गरीब हो लेकिन मैं नहीं। एक दिन देखना मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी। अपने साथ हुए धोखे की वजह से सांची सारा गुस्सा अपने ससुराल वालों पर निकालती है। रिश्ते खराब ना हो इसलिए सभी चुप रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सांची आंगन में बैठी होती है कि तभी वहां उसकी सहेली नैना आती है, जिसकी वो कॉलेज में काफी बेइज्जती करती थी। तो मैं बिल्कुल ठीक जगह पर आई हूँ। कल ही पता चला कि तुम शादी करके यहाँ रह रही हो। अरे नहीं, मैं इस गरीब घर में शादी करके क्यों रहूंगी? मैं तो यहाँ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। सांची इतना कहती ही है कि तभी उसकी नंद आती है। भाभी, खाना खा लो। ओह गॉड, सांची तुम इतनी बड़ी झूठी हो, ये नहीं पता था मुझे। वैसे कॉलेज टाइम पर तो तुम इतने फैशनेबल डिजाइनर कपड़े पहनती थी और अब भी तुम फैशनेबल रुपया तक नहीं कमाया और अपने पति को ताने दे रही हो। अपने माता पिता की बातें सुनकर सांची काफी दुखी होती है और इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। सांची किसी काम से बाहर गई होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते सांची एक बस स्टैंड के नीचे खड़ी होती है कि तभी उसकी नजर सामने कुछ गरीब लोगों पर जाती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी बनियान पूरी फट गई है। आपने कहा था कि अब मेरे लिए एक नई शर्ट लेकर आओगी। बेटा, बाबा गए तो है कहीं काम ढूंढने के लिए। जैसे उन्हें काम मिल जाएगा हम तुम्हारे लिए नए कपड़े लाएंगे। फटी साड़ी में लिपटी औरत अपने बच्चे को अपने आंचल से ढक लेती है। दोनों के शरीर ठंड से कंपकपा रहे थे। पहली बार किसी गरीब को देखकर सांची को थोड़ा बुरा लगता है। बारिश रुकते ही सांची घर आ जाती है। सास ससुर सिलाई कर रहे होते हैं कि तभी सांची को ऑनलाइन काफी महंगा टॉप दिखता है, जिससे मिलता जुलता ही उसकी सास सिल रही होती है। ये देख, ये तो सेम इज ब्रांडेड टॉप जैसा है। खुद फैशनेबल और अच्छे कपड़े पहनने के बजाय अगर इन्हें सिलकर बाहर बाजार में बेचे तो ज्यादा नहीं फायदा होगा। ये सब तो कहने की बात है, चीजों को बेचना इतना आसान नहीं है और कौन खरीदेगा इस तरह के कपड़े। वो तो आस पड़ोस के लोग जान पहचान वाले हैं, इसलिए सिलाई के लिए आ जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि हाथ में सोने का कटोरा लेकिन मांगना फिर भी भीख ही है। मैंने सेल्स मार्केटिंग का कोर्स किया है तो मुझे पता है चीजों को किस तरह सेल कर सकते हैं। खुद इस तरह के कपड़े पहनने से अच्छा है इन्हें बेचो। सांची की बात काफी हद तक सभी को ठीक लगती है। राजेश एक दोस्त से एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है, जहां सांची अब उनके बनाए हुए कपड़ों को अच्छे से लगाकर बेचना शुरू करती है। कपड़ों को इतने सस्ते में मिलता देखकर ढेर सारे कपड़े लेने शुरू कर देती है, जिसे देख आशा, भाभी मानना पड़ेगा कि मुझे लगा कस्टमर इनके 400-300 रुपए भी नहीं देगा और आप इन्हें महंगे दाम में बेच रही हैं। यही तो स्किल होती है सेल्स की। अब तुम बस देखती जाओ। एक तरफ सांची के सास ससुर दिन रात मेहनत करके अलग अलग तरह के कपड़े डिजाइन करते हैं, तो सांची उन्हें अच्छे दामों में बेचती है, जिससे उन्हें फायदा होने लगा था। बहू, तुमने जो ऑर्डर दिया था वो तो पूरा हो गया है। मैं जाकर दुकान पर रखाता हूँ। मैं भी तब तक खाना बना लेती हूँ। आज संगीता बहू की तबीयत ठीक नहीं, उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है।
खाना मैं बना लेती हूँ, आप लोग इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए। वैसे भी प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए। यह पहली बार था कि शादी के बाद सांची घर में खाना बना रही थी। धीरे धीरे अब सांची के बर्ताव में भी थोड़ा बदलाव आने लगा था। सांची अब थोड़े बहुत घर के कामों में मदद करती थी। तरस मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर खाओ। कम से कम मैं खुद कमा तो रही हूँ, तुम्हारी तरह माँ बाप के पैसों पर तो नहीं पल रही। सांची का ऐसा मुंह तोड़ जवाब सुनकर वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तो वहीं कुछ दिनों में अब रंजीत की एक काफी बड़ी कंपनी में नौकरी लगती है। कमरे में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जिस कंपनी में लोग इंटरव्यू देने के लिए 6 महीने साल भर इंतजार करते हैं, उस कंपनी में तुम्हारी नौकरी लग गई। कंपनी में जॉब पाने के लिए ही तो मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा था। तुम्हें लगता था कि मैं घर एक बड़ी सी दुकान में अपना कपड़ों का काम स्टार्ट करते हैं, और आज सांची के माता पिता भी उससे मिलने के लिए आते हैं। कभी सोचा नहीं था कि तुझे इस तरह काम करते हुए देखेंगे। तो कैसा लगा खुद की मेहनत से पैसे कमाकर? पहले मैं आप लोगों से काफी नाराज थी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये सब ना होता तो मेरे अंदर जो स्किल है मैं कभी उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर। इस गर्मी ने तो कसम से भूचाल मचा कर रख दिया। पानी भी लावे जितना खौल रहा है। चावल धोने में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों में छाले पड़ गए। सच में इस गर्मी के मौसम ने तो सुकून छीन रखा है। सवेरा चढ़ता नहीं कि सूरज देवता आग उगलने लगते हैं। गर्मी से रात में नींद नहीं पड़ती और सवेरे रसोई में खाना पीना बनाने में लगना पड़ता है। पांचों बहू गर्मी में रसोई के काम में जुटी थीं, तभी पानी का अभाव देखकर बबीता बोलती है, किरण चावल का धोया हुआ पानी फेंकना मत, मैं उसे सब्जी धोने में इस्तेमाल करूंगी। अरे बबीता जेठानी जी, चावल के धोवन पानी से तरकारी किस लिए धोएंगी? और एक पानी की धुलाई में घुइयां थोड़ी ना साफ होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है पुलवा, रसोड़े में चुल्लू भर पानी भी नहीं है। जो पानी था उसे खाना पीना बनाने में इस्तेमाल कर दिया। और ये अरबी भी मिट्टी वाली किन है, नदी भी तो कितनी कोसों दूर है। कोई नहीं, गागर मटकी दीजिए, हम नदी पर से पानी ढोकर लाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ पानी भरने नदी पर चलती हूँ, इसी बहाने पेड़ पौधों की थोड़ी ठंडी शुद्ध हवा शरीर में लग जाएगी। मंजरी और फुलवा दोनों खाली मटकी उठाकर नदी पर जाने लगती हैं। तभी सास कलावती कहती है, अरे बहू, तुम दोनों नदी पर जा रही हो ना, तो जंगल से दातून भी तोड़ कर ले आना। एक भी दातून नहीं है कि मुंह धो सकूं। और अगर सूखी लकड़ियां मिल जाए तो बटोर कर ले आना। शाम को ईंधन लाने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है बड़ी जेठानी जी। गरीब कलावती अपने 5 बेटे, बहू, पोते पोती के साथ पुराने किराए के मकान में रहती थी। पूरे परिवार को भयंकर गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ता, जिसका कारण रसोई और घर पर पक्की छत नहीं थी, बल्कि टीन की छत थी, जो कि गर्मी में काफी तपती थी। इस गर्मी में तो मौसम में आग लगा रखी है। जमीन भी जलते कोयले जितनी सुलग रही है। ये गर्मी का मौसम केवल अमीरों के लिए ही सुकून भरा है, जिनके घर में एसी, कूलर, फ्रिज सब कुछ लगा। सोने के लिए ठंडी ठंडी हवा और पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी मौजूद है। हमारे लिए तो गर्मी का मई जून का महीना पानी के बिना काटना कितना भारी पड़ता है। सर्दी में तो फिर भी सप्लाई का पानी आ जाता है। बातचीत करते हुए दोनों बहू नदी पर आ जाती हैं, जहाँ काफी ज्यादा ठंडा सुकून और शांत वातावरण था। इतनी कड़ी गर्मी में भी नदी का पानी कल-कल बह रहा है। चलो एक एक डुबकी मार लेते हैं। इतनी दूर चिलचिलाती गर्मी में चलकर आने से पूरा शरीर पसीने चिप चिप कर रहा है। दोनों बहू नदी के ठंडे ठंडे पानी में छबक छबक के नहाती हैं। तभी मंजरी को नदी के बीचों बीच एक सुंदर सा हंस बैठा हुआ दिखाई देता है। ये फुलवा, लोग तो बोलते हैं कि नदी के बीच वाले भाग में पानी बहुत गहरा है, फिर वो हंस नदी के बीचों बीच कैसे बैठा है? मंजरी, पंछी परिंदे को धरती जमीन की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो कहीं भी उड़ फिर कर बैठ जाते हैं। चलो जल्दी इस मटका भर लेते हैं, फिर दातून लकड़ी लेकर भी घर चलना है। पानी लेकर दोनों बहू जंगल में आती हैं, जहाँ किसी सदाबहार वन की तरह पेड़ पौधे झमाझम झूमकर हवा प्रदान कर रहे थे। कुछ लकड़ी का काटने छायादार पेड़ों के नीचे बैठकर हवा खा रहे थे। ये देखो पुलवा, इस बांस की पेड़ से कितनी सारी नई नई पचखियां और टहनी निकली हैं। इसका दातून करना दांत के लिए बहुत लाभकारी होता है। दांत में मजबूती आती है और ब्रश मंजन खरीदने के पैसे भी बचेंगे। अरे वाह, तुम्हारा खोपड़ियम का धांसू जुगाड़ है। देखो कितने सारे नारियल के सूखे पत्ते गिरे हुए, इसे काफी अच्छी आंच लहकती। इसके पत्ते भी कितनी झाड़ीदार और मोटे। दोनों जुगाड़ू बहू जंगल से सूखे पत्ते, लकड़ी, दातून, पानी लेकर घर आती हैं, जहाँ मकानदार चेतन लाल आया हुआ था। अरे मैंने तो तुम जैसे भूखे नंगे परिवार वालों को अपना मकान देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।
हर बार का धंधा पानी बना रखा है, कभी किराया टाइम पर नहीं देना होता। चेतन लाल जी, आप तो हमारे गरीब परिवार वालों को ऐसे खरी खोटी सुना रहे हैं जैसे हम आपका किराया खाकर भाग गए हैं। ऐसे कैसे किराया खाकर भाग जाओगे? चेतन लाल नाम है मेरा। गर्दन पर चढ़कर किराया निकलवाना और वसूलना आता है मुझे। अच्छे से या तो 2 दिन के अंदर मेरा किराया भरो या मकान खाली करो। अकड़ू मकान मालिक पांचों बहू के परिवार को घर खाली करने का धमकी देकर चला जाता है। तभी राजू पिंकी रोने लगते हैं। पापा, चाची, दादी, क्या खड़ूस मकान वाले अंकल हम सबको घर से निकाल देंगे। इतनी गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? फिर नानी के घर? नहीं राजू, नानी के घर में माँ हमको रहने नहीं देगी। अब हम लोगों को रोड पर ही रहना पड़ेगा जैसे गरीब लोग रहते हैं। बेचारे दोनों मासूम बच्चों के अंदर घर से बेघर हो जाने का ख्याल बस जाता है, जिसे देखकर सब रो पड़ते हैं। क्या फायदा हम 5 भाइयों का होने का? खून पसीना एक करके भी आज तक हम अपने परिवार वालों को न तो ढंग से खर्चा चला पा रहे हैं और न ही थोड़ी जमीन खरीद सके कि छोटा मोटा घर बनवा लेते। लखन भैया, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और काम की मार मारी है। चेतन लाल को तो फिर भी हम लेट सेट किराया दे देते हैं, मगर कहीं और रूम देखेंगे तो एडवांस देना पड़ेगा और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप सब इतनी चिंता क्यों भर कर रह रहे हैं? पानी की सुख सुविधा भी नहीं है, गर्मी में कितनी दिक्कत परेशानी होती है। और इस रसोई घर की छत भी टीन की है, कितनी ज्यादा तपती है, रसोई में रहा नहीं जाता। हम भाई कितनी गर्मी में लकड़ी के गट्ठर काट कर बाजार में बेचने जाते हैं, लेकिन अब लोगों ने अपने घर में गैस चूल्हा लगवा लिया, इसलिए कोई लकड़ी खरीदता नहीं। सब लोग भीषण गर्मी में रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पांचों बहू नदी पर आती हैं, जहां कुछ धोबी भांस की झोपड़ी के आकार के नाव में धुले हुए कपड़े लेकर पार जा रहे थे। देखो जरा, इन धोबियों ने बांस का कितना टिकाऊ मजबूत नाव बना रखा है और ये पानी पर कितने अच्छे से तैर रहा है। अच्छी बात तो ये बबीता कि नाव के अंदर छांव है, क्यों ना हम भी पानी पर घर बना कर रहें। ललिता का विचार किरण को अच्छा लगता है। नदी के बीच में साफ साफ जमीन दिखती है। वो देखो, इस गहरी पानी वाली नदी के बीच में सूखी जमीन है, हम वहां पर अपना घर बसा सकते हैं। वैसे भी 2 दिन के अंदर हमें घर खाली करना पड़ेगा, अभी दूसरा घर हमारे पतियों ने ढूंढा भी नहीं है। अब यही एक चारा बचा है गर्मी से बचाव करने का। पांचों बहू घर लौटकर इस बारे में अपने पतियों को बताती हैं और सब जरूरत का सामान लेकर नदी किनारे आते हैं। इस नदी का पानी काफी गहरा है। इस जंगल में कितना सारा बांस का पेड़ है, हम इसी से अपने लिए एक नाव बना लेते हैं। अब पांचों भाई बांस काट कर लाकर देते हैं। वहीं जुगाड़ू बहुएं लकड़ियों को रस्सी से जोड़कर कुछ घंटों में बांस की नाव बनाकर पानी पर नाव खेव कर जमीन तक पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ गहरा पानी ही पानी था और गहराई में काफी सारी मछलियां तैर रहे थे। देखो सब लोग, इस पानी के अंदर तो कितनी सारी मछलियां हैं और इस तैरती पानी वाली जमीन पर कितनी राहत है। अब हम यहीं पर अपना बांस का घर बसाएंगे, क्योंकि बांस हल्का होता है, वो पानी में डूबेगा नहीं। आप पांचों भाई हमारे लिए इस पानी पर ही रसोई भी बना दीजिएगा। अब पांचों भाई जंगल से काफी मात्रा में रसोई बनाते हैं। वहीं बहू ये नदी किनारे उगी ऊंची ऊंची घास को उखाड़कर उनसे छत का निर्माण करती है। 2 दिनों के संघर्ष के बाद उनका पानी वाला रसोई और घर तैयार हो जाता है। ये बल्ले बल्ले, अब हम लोग इस तैरते पानी वाले घर में मीठी मीठी नींद सोएंगे और मम्मी चाची हमको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। पांचों बहुएं पानी पर तैरती बांस वाली जुगाड़ रसोई में बड़े आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना पीना बनाकर सबको खिलाती हैं और जीविका उपार्जन के लिए जंगल से ही घास की झाड़ू चटाई, हाथ पंखा, कालीन बनाकर बाजार में बेचती हैं, जिससे उनके घर का खर्चा आसानी से निकल जाता है। अमीर अन्नपूर्णा आरती के